पड़ोसी मुल्कों में बढ़ते भारत विरोध के बीच नेपाल में एक भारत विरोधी सरकार का बनना हमारे देश के लिए चिंता का सबब बन गया है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं केपी शर्मा ओली, जो कि अपने भारत विरोध के लिए कुख्यात हैं। चीन समर्थक भारत का नक्शा बिगाड़ने वाले केपी ओली के प्रधानमंत्री बनने से क्या बिगड़ जाएंगे भारत और नेपाल के रिश्ते? 2 बार संसद भंग करने वाले और राम को नेपाली बताने वाले केपी ओली कौन हैं? क्या मालदीव और बांग्लादेश की तरह नेपाल भी हो जाएगा भारत से दूर? क्या चीन उठाएगा नई सरकार का फायदा? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। नेपाल में राजनीतिक उलटफेर हुई और केपी ओली एक बार प्रधानमंत्री फिर से बन गए हैं। ओली ने एक समय अपने मित्र रहे कमल दहल प्रचंड को झटका दे दिया जब उन्होंने राजनीतिक शत्रु माने जाने वाले नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा से हाथ मिला लिया। देउबा की नेपाली कांग्रेस नेपाल की प्रतिनिधि सभा में सबसे बड़ी पार्टी है। महज 4 महीने पहले ही ओली के समर्थन से मार्च में प्रचंड ने सरकार का गठन किया था। उलट पलट करके नेपाल में सरकार का बनना और गिरना आम बात है। 2008 में नेपाल में राजशाही को औपचारिक तौर पर खत्म कर दिया गया। तब से अब तक नेपाल में 13 प्रधानमंत्री बनाए जा चुके हैं, यानी 16 साल में 13 प्रधानमंत्री बने हैं। खुद ओली 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और 4थी बार कुर्सी पर बैठे हैं। ओली इस समय भले ही भारत के साथ संबंधों को सुधारने की बात कर रहे हैं, मगर उनके पिछले कार्यकाल के दौरान लिए गए भारत विरोधी और चीन समर्थक फैसलों से उनके ऊपर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। उन्हें भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए ही जाना जाता है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान ओली ने भारत पर नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और नई दिल्ली पर उनकी सरकार को गिराने का आरोप लगाया था। नेपाल के नए संविधान को लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव के कारण 2015 में भारत द्वारा लगाई गई कथित आर्थिक नाकाबंदी के दौरान ओली ने भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। उनकी सरकार ने बीजिंग यानी चाइना से रिश्ते बढ़ा लिए, संबंधों को मजबूत कर लिया और एक अपडेटेड मानचित्र भी प्रकाशित किया, जिसमें उत्तराखंड में लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल के क्षेत्र के रूप में दिखा दिया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर पर भी उन्होंने धमकी देने के आरोप लगाए थे। प्रधानमंत्री रहते हुए केपी शर्मा ओली ने आरोप लगाया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में नेपाल पहुंचे एस जयशंकर ने नेपाल के नेतृत्व से धमकी भरे लहजे में बात की थी। ओली ने पार्टी के समक्ष पेश किए गए दस्तावेज में आरोप लगाया कि एस जयशंकर यहाँ पर विशेष दूत के रूप में आए थे। वो हम लोगों से मिले थे और कहा था कि अगर संविधान को लेकर के भारत की चिंता और सुझावों की अनदेखी की गई तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि नेपाल के नए संविधान को लेकर के भारत की चिंताएं जरूर रही होंगी, लेकिन नेपाल के किसी राजनेता ने भारत पर धमकाने का आरोप कभी नहीं लगाया है। खुद भारत सरकार ने इन आरोपों को नकारा था। ओली के भारत विरोधी बयानों का खुद उनके देश में भी विरोध होता रहा है। ओली ने अयोध्या और भगवान राम को लेकर के एक विवादित बयान दिया था, जिसका विरोध नेपाल की विपक्षी पार्टियों ने भी किया था, तो खुद उनकी पार्टी के नेताओं ने भी। भगवान राम की जन्मस्थली को लेकर के उन्होंने भारत पर सांस्कृतिक दमन के आरोप लगाए। केपी ओली ने बयान दिया था कि भगवान राम भारतीय नहीं है, वो नेपाली थे। उन्होंने यह भी कहा कि असली अयोध्या भारत में है ही नहीं, नेपाल के वीरगंज में है। ओली ने कहा कि हमारा देश हमेशा से ही मानता रहा है कि हमने राजकुमार राम को सीता दी, लेकिन हमने भगवान राम भी दिए। हमने राम अयोध्या से दिए, लेकिन भारत से नहीं। उन्होंने कहा कि अयोध्या काठमांडू से 135 किलोमीटर दूर वीरगंज का एक छोटा सा गांव थोरी था। हमारा सांस्कृतिक दमन किया गया और तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया। अपनी इस बात को साबित करने के लिए ओली ने कुछ मूर्खतापूर्ण तथ्य भी दिए। उन्होंने पूछा कि जिस अयोध्या का दावा भारत के उत्तर प्रदेश में किया जाता है, वहाँ से सीता से विवाह करने भगवान राम जनकपुर कैसे आए? उस समय कोई फोन नहीं थे, फिर उन्होंने संवाद कैसे किया? उस दौरान विवाह केवल आसपास के राज्यों में ही होता था, कोई भी शादी करने के लिए इतना दूर नहीं जाता था।
केपी ओली के इस हास्यास्पद बयान का खुद उनकी पार्टी में ही विरोध होने लगा। उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के सीनियर लीडर नारायण काजी श्रेष्ठा ने ओली के बयानों की आलोचना करते हुए इसे बेहुदा तक बता दिया। श्रेष्ठा ने कहा कि ओली के बयानों की वजह से भारत और नेपाल के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। ओली के बयानों पर श्रेष्ठा ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस तरह के बयान गलत हैं, गैर जरूरी हैं और फिजूल हैं। इससे झुंझलाहट आती है। एक प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कैसे कर सकता है? ये तो भारत से हमारे रिश्ते बिगाड़ने वाली बातें हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री ने भारत विरोधी बयान दे करके भयानक गलती की है। अगर हमारे बीच में कुछ मतभेद हैं तो उन्हें बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। अब ये भी समझना जरूरी है कि केवल बयानों से हमारे देश का कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। मगर केपी ओली ने जिस तरह के कदम प्रधानमंत्री रहते हुए उठाए थे, उससे चीन को भारत के खिलाफ खड़े होने की जगह मिल गई। ओली के 2015 में पहली बार प्रधानमंत्री बनते ही भारत और नेपाल के रिश्तों की तलखी खुल करके दुनिया के सामने आ गई। नेपाल सरकार ने अपने संविधान संशोधन विरोधी आंदोलन को भारत के समर्थन और भारत द्वारा नेपाल पर अघोषित आर्थिक नाकेबंदी का आरोप लगाया। कहा जाता है कि आर्थिक नाकेबंदी से निपटने के लिए ओली ने मजबूत राष्ट्रवादी बयानबाजी और नाकेबंदी के प्रभाव को कम करने के लिए चीन की ओर झुकाव की रणनीति को अपनाया। उन्होंने संविधान में संशोधन करने के भारत के रुख के खिलाफ एक विद्रोही रुख अपनाया और भारतीय निर्भरता का मुकाबला करने के लिए चीन के साथ व्यापार और एक्सपोर्ट संधियों पर भी हस्ताक्षर किए। 15 फरवरी 2018 को ओली को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। मई 2020 में ओली सरकार ने भारत सरकार की ओर से लिपुलेख दर्रे पर एक सड़क के उद्घाटन के जवाब में कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के विवादित क्षेत्रों सहित देश का नया मैप पेश कर दिया। अब इससे दो दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच में कार्टोग्राफिक युद्ध छिड़ गया था। ओली की सरकार ने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली के बैनर तले महत्वाकांक्षी विकास की परियोजनाएं शुरू की। प्रमुख पहलों में सड़क निर्माण, जल विद्युत विकास और लुम्बिनी में गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण पूरा होना, इस तरह की बुनियादी ढांचाओं वाली परियोजनाएं शामिल थीं। इन दोनों हवाई अड्डों के निर्माण का काम चीनी ठेकेदारों को दिया गया था। ये बात बिल्कुल सच है कि केपी ओली का चीन प्रेम भारत और नेपाल के रिश्तों में तल्खी का कारण बना। मगर साथ ही साथ ये भी सोचना होगा कि आखिर क्यों एक एक करके सारे पड़ोसी देश भारत से अलग होते जा रहे हैं। एक तरफ जहां एस जयशंकर की बतौर विदेश मंत्री मजबूत छवि गढ़ी गई, वहीं दूसरी तरफ उनके विदेश मंत्री रहते हुए चीन ने मालदीव, बांग्लादेश से लेकर के नेपाल तक को अपने पाले में कर लिया। आखिर नेपाल, जो कि भारत का पुराना मित्र है, वो भारत से दूर क्यों हो रहा है? नेपाल में भारत विरोधी भावनाएं क्यों भड़क रही हैं? इस सवाल को लेकर के बीबीसी ने एक रिपोर्ट की है। रिपोर्ट में नेपाल के नेताओं और लोगों से बात की गई है। रिपोर्ट के अनुसार युवराज, जो कि चौलंगाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय सदस्य हैं और नेपाली प्रवास समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं, वो पूछते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र रहना है या फिर सेक्युलर स्टेट। ये भारत की सरकार तय करेगी या फिर नेपाल की चुनी हुई सरकार। नेपाल की राजनीति में भारत माइक्रो मैनेजमेंट करता आया है और भारत की वर्तमान सरकार भी वही कर रही है। एस जयशंकर विदेश सचिव रहते हुए संविधान को लेकर नेपाल के नेतृत्व के सामने अजीब तरीके से पेश आए थे। भारत को नेपाल की राजनीति में माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति से बाहर जाने की जरूरत है। नेपाल की सरकारों और लोगों का मानना है कि भारत नेपाल के प्रति जो बिग ब्रदर का रवैया अपनाता है, उसे उससे बाहर जाने की जरूरत है। नेपालियों की ये चिंता हवा हवाई नहीं है। नेपाल की संप्रभुता को लेकर के भाजपा के नेता भी समय समय पर बयान देते रहे हैं। 26 मई 2006 को बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा था कि नेपाल की मौलिक पहचान एक हिंदू राष्ट्र की है और इस पहचान को मिटने नहीं देना चाहिए। बीजेपी इस बात से खुश नहीं होगी कि नेपाल अपनी मौलिक पहचान माओवादियों के दबाव में खो दे। भारत में नेपाल के राजदूत रहे लोकराज बराल बीबीसी से बात करते हुए कहते हैं कि 2015 में भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर नेपाली नेतृत्व के सामने जिस तेवर में पेश आए थे, वो ठीक नहीं था। वो आगे कहते हैं कि नेपाल में भारत विरोधी भावना के ठोस कारण है। नेपाल पहली बार लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपना संविधान लागू कर रहा था। संभव है कि संविधान में कुछ कमियां हो, लेकिन वक्त के साथ ये कमियां दूर हो जाती। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि संविधान रोक दीजिए। बराल ये भी कहते हैं कि एस जयशंकर के रुख के कारण ही नेपाल की सारी राजनीतिक पार्टियां एकजुट हो गई थी
और संविधान को लेकर के आम सहमति बन गई थी। बरार कहते हैं कि इसकी प्रतिक्रिया में भारत ने नाकेबंदी लगा दी। भारत को पता था कि नाकेबंदी के कारण नेपाल में जरूरी सामानों की किल्लत हो जाती है और मानवीय संकट खड़ा हो जाता है। इसके बावजूद भारत ने ऐसा किया। ऐसे में नेपाल में अगर भारत विरोधी भावना मजबूत होती है तो भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि आखिर गलती किसकी है। भारत और नेपाल में तलखी भरे रिश्ते होने के बावजूद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओली के प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाओं के ट्वीट करते हैं और खुद ओली भी भारत के साथ संबंधों में सुधार की बात करते हैं, उससे उम्मीद तो यही जग रही है कि नेपाल में सरकार का परिवर्तन भारत के लिए अब परेशानियां खड़ी नहीं करेगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ऐसे ही और एक्सप्लेनर वीडियोस आप पॉलिटिकल नारी से सुनना चाहते हैं तो मैं सजेशन कमेंट बॉक्स में दे दें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और हाँ, ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहे इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।